आज के एपिसोड की शुरुआत में हम जूजी को देखते हैं। जूजी को उसी वक्त भनक लग गई थी जब वो विशाल आइस बियर एयर बाई एक बर्फीले उल्का पिंड में बदलकर एल्डर सू की तरफ उड़ा था। जूजी ने नोटिस कर लिया था कि जब वो बियर हवा में उड़ा तो युहाओ उसके कंधे पर नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एल्डर सू का पूरा फोकस एयर बाई की उस विशाल बॉडी और उसके खौफनाक ऑरे पर अटका हुआ था। एल्डरसू पूरी तरह से भूल गया था कि उसका असली और जानलेवा दुश्मन युहाव था, ना कि वो बियर। और फिर जो हुआ वो तो हमने देखा ही था। जैसे ही वो नीली रोशनी सबके सामने चमकी, वो सीधा एल्डरसू के पास पहुंच गई। युहाव का वो अटैक इतना ज्यादा परफेक्ट था कि उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि एल्डरसू किस तरफ डॉज करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो रोशनी एल्डरसू के दिमाग के आर पार हुई, उसके बचने का कोई चांस नहीं बचा था। जूजी दर्द और दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल अंदर से रो रहा था। उसने अपना एक और सबसे कीमती सबॉर्डिनेट खो दिया था। इसका मतलब था कि वो अब तक 2 क्लास 9 के लेजेंडरी सोल इंजीनियर्स को खो चुकी थी। जूजी मन ही मन सोचती है, ये तो सिर्फ 7वां राउंड था। अगर युहाव सच में 10 के 10 राउंड जीत गया तो वो मेरी आर्मी से 3 और क्लास 9 इंजीनियर्स की बलि ले लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। भले ही मेरी आर्मी का मोराल टूट जाए, लेकिन मैं अपने किसी और क्लास 9 इंजीनियर को मरने नहीं दूंगी। अब जाकर जूजी को फाइनली समझ आ गया था कि युहाओं ने शुरू से ही उसे बेवकूफ़ बनाया था। जूजी खुद को बहुत बड़ी मास्टरमाइंड समझती थी, लेकिन फिर भी वो युहाओं के बिछाए हुए जाल में फंस गई। युहाओं ने खुद को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया था इस चैलेंज को शुरू करने के लिए। लेकिन जूजी ये भूल गई थी कि जब बात 1-on-1 यानी आमने सामने की बैटल्स की आती है, तो पूरे कॉन्टिनेंट में श्रेक अकेडमी के लोगों से बेहतर कोई नहीं है। बिना अपने लिंक्ड डिफेंसिव और ऑफेंसिव सोल टूल्स के ये इंजीनियर्स युहाओ जैसे मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं थे। जूजी एक बहुत ही गिल्ट भरी आह भरती है और कहती है, हम हार मानते हैं। ये सुनते ही जूजी के पीछे खड़े बाकी क्लास 9 के इंजीनियर्स पागलों की तरह भड़क जाते हैं। नहीं मार्शल, हम अभी नहीं हारे हैं। हम उस लड़के का सामना करने के लिए तैयार हैं। एल्डर सू को देखकर उनके अंदर का सारा डर अब गुस्से में बदल चुका था, क्योंकि एल्डर सू उन सब में सबसे ज्यादा फ्रेंडली और अच्छा इंसान था। पर जूजी अचानक से अपनी आंखें खोलती है और पूरे गुस्से में दहाड़ते हुए कहती है, मैंने कह दिया ना, हम हार मान रहे हैं, और ये एक ऑर्डर है। मैं तुम सबको कुत्तों की तरह मरते हुए नहीं देख सकती। हमने शुरुआत में ही बहुत बड़ी गलती कर दी थी श्रेक अकेडमी से 1-on-1 लड़ने के लिए राजी होकर। हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं। अब जब हम हार चुके हैं तो हमें अपनी हार एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो मैं अकेले भुगत लूंगी। मेरे ऑर्डर्स पूरी आर्मी में फैला दो। हम अभी के अभी पीछे हट रहे हैं। इतना कहते ही जूजी पलटती है और अपनी आर्मी के कैंप की तरफ जाने लगती है। उसकी आवाज एक साउंड एम्पलीफाइंग सोल टूल के जरिए पूरे बैटल ग्राउंड में गूंजती है। हुआ युहाओ, मैं मानती हूं कि इस बार हम हार गए हैं, लेकिन हमारी जंग तो अभी बस शुरू हुई है। मैं उम्मीद करती हूं कि अगली बार भी तुम्हारी किस्मत इतनी ही अच्छी होगी। सन मून एम्पायर के सारे सैनिकों, पीछे हटो। जूजी का ये ऑर्डर सुनते ही सन मून एम्पायर की वो लाखों की सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। और सच बताऊं तो उन क्लास 9 इंजीनियर्स के दिलों में जो गुस्सा था वो अब ठंडे पसीने में बदल चुका था। वो सब अंदर ही अंदर बहुत रिलीफ फील कर रहे थे कि उन्हें उस खौफनाक लड़के से नहीं लड़ना पड़ेगा। युहाव जो हवा में खड़ा था, वो अपने आसपास की हवा से पागलों की तरह आइस एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर रहा था, ताकि अपनी खोई हुई पावर को वापस ला सके। सच तो यह है कि वो अब तक सिर्फ अपने यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स की वजह से ही जिंदा टिका हुआ था। जब युहाव जूजी की आवाज सुनता है तो वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि गाइज, युहाव के पास अभी भी बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स बचे हुए थे। युहाव की उंगली में अभी भी उस इंपीरियल ड्रैगन लेजेंड के कमांडर की रिंग थी, जिसके अंदर बहुत सारे क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स भरे हुए थे। युहाव सोच रहा था कि अगर ये लोग उसे सच में मौत के किनारे तक ले जाते तो वो बिना हिचकिचाहे उन क्लास 9 कैनन शेल्स को उनके मुंह पर मार देता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया को पता चल जाता कि उसने ही उस कमांडर को मारा था। युहाव का मेन टारगेट ही यही था कि वो सन मून एम्पायर के ज्यादा से ज्यादा क्लास 9 इंजीनियर्स को मार सके, ताकि श्रेक अकेडमी के लिए खतरा कम हो सके। युहाव एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि ये जगह अब उसके लिए सेफ नहीं है, उसे वापस श्रेक सिटी जाना चाहिए। लेकिन गाइस, जैसे ही युहाव एयरबाई के कंधे से नीचे कूदने वाला होता है, तभी एक बहुत ही अजीब और खौफनाक सेंसेशन उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लेती है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अदृश्य हाथों से उसका गला दबा दिया हो। शिट! युहाव तुरंत अपने यिन यांग कोर्स को फुल पावर पर एक्टिवेट करता है, ताकि वो इस कैद से बाहर निकल सके। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। युहाव की पावर अभी अपनी पीक पर नहीं थी।
अचानक से युहाओं के आईसी वॉर गॉड्स आर्मर से काले रंग की खौफनाक एनर्जी निकलने लगती है और उसके ठीक पीछे एक काली परछाई प्रकट होती है। उस परछाई के हाथ में एक मैट ब्लैक डैगर था और वो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए उस डैगर को सीधा युहाओं की पीठ में घोंपने के लिए आगे बढ़ती है। युहाओं की पूरी बॉडी सील हो चुकी थी, वो 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। लेकिन तभी पूरे बैटल ग्राउंड में एक बहुत ही दर्दनाक चीख गूंज उठती है। अगले ही पल एक पर्पल गोल्ड लाइट युहाओं के ठीक सामने प्रकट होती है, जैसे कि वो वहां टेलीपोर्ट होकर आई हो। वो काला डैगर युहाओं की पीठ में घुसने ही वाला था, लेकिन युहाओं और उस डैगर के बीच में अब एक और इंसान आ चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि टैंग वूटोंग थी। जैसे ही जूजी ने अनाउंसमेंट किया था, टैंग वूटोंग वो पहली इंसान थी जो श्रेक एकेडमी की तरफ से पागलों की तरह युहाओं के पास दौड़ी थी। वो जानती थी कि युहाओं इस वक्त अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है, और जैसे ही उसने उस काली परछाई को युहाओं के पीछे प्रकट होते देखा, टैंग वूटोंग ने बिना सोचे अपनी सोल पावर को जला दिया और अपना मार्शल सोल फ्यूजन स्किल सॉलिटरी डांस अमिड्स द फ्रॉस्ट रेमेंट ऑफ लाइट यूज करके सीधा युहाओं के पास टेलीपोर्ट हो गई। जब वो डैगर युहाओं को चीरने वाला था, टैंग वूटोंग ने अपनी बॉडी को आगे कर दिया और उस मौत के डैगर को अपने खुद के सीने पर झेल लिया। अर्घ। टैंग वूटोंग के मुंह से एक दर्दनाक आवाज निकलती है, लेकिन अगले ही पल उसकी बॉडी से एक पर्पल गोल्ड सूरज जैसी रोशनी फूट पड़ती है। उस रोशनी की गर्माहट और प्योरिटी इतनी ज्यादा थी कि वो काली एनर्जी तड़प कर दूर हट जाती है। युहाओं का शरीर फाइनली आजाद हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखता है, उसका दिमाग लिटरली फट जाता है। टैंग वूटोंग के सीने के आर पार वो खौफनाक डैगर घुसा हुआ था। नहीं! युहाओ पागलों की तरह चीखता है और तुरंत अपने हाथों को बढ़ाकर वूटोंग को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। युहाओ के अंदर से एक ऐसी दहाड़ निकलती है जो पूरे आसमान को कंपा देती है। वो अपना दायां हाथ पूरी ताकत से उस काली परछाई की तरफ मारता है। गाइज, वो काली परछाई कोई और नहीं बल्कि डेथ गॉड ज़ोंगली वू की पावर का फिजिकल फॉर्म थी। हाँ, ज़ोंगली वू वहां से भागा जरूर था, लेकिन भागने से पहले वो अपनी मौत की पावर युहाओ के आर्मर पर प्लांट करके गया था। ये पावर सिर्फ तब एक्टिवेट होनी थी जब युहाओ सबसे ज्यादा कमजोर और रिलैक्स्ड स्टेट में हो। उस खूंखार ईविल मास्टर ने शुरू से ही ये बैकअप प्लान बना रखा था। लेकिन अब युहाओ के अंदर का शैतान जाग चुका था। युहाओ के पीछे अचानक से एक बहुत ही मिस्टीरियस इल्यूजन प्रकट होता है। टैंग वूटोंग अपनी धुंधली आंखों से देखती है कि वो एक जवान लड़के का इल्यूजन था जिसके लंबे सुनहरे बाल थे। उस लड़के के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत खौफनाक थीं। उसकी एक आंख में काला भंवर था और दूसरी आंख में सफेद भंवर। ये रोंग नियान बिंग का इल्यूजन था। युहाओ की बॉडी से एक बहुत ही अजीब और डिवाइन ऑरा निकलने लगता है। युहाओ ने जो मुक्का उस काली परछाई पर मारा था, वो पहले गोल्डन लाइट का था, लेकिन रास्ते में ही वो एक काले और सफेद रंग के खौफनाक भंवर ब्लैक एंड व्हाइट वॉटेक्स में बदल जाता है। बूम! जैसे ही युहाओ का मुक्का उस काली परछाई से टकराता है, वो परछाई खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन युहाओ के पीछे खड़ा वो सुनहरे बालों वाला इल्यूजन अचानक से एक ओवरवेलमिंग लाइट छोड़ता है। युहाओ के उस मुक्के से एक बहुत ही गहरी और उदास करने वाली मिस्टिकल पावर निकलती है, जो उस काली परछाई को लिटरली टुकड़े टुकड़े करके हवा में हमेशा के लिए मिटा देती है। बैटल ग्राउंड से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक बहुत ही घने जंगल में, जहां पर हमारा मौत का देवता ज़ोंगली वू छुपा हुआ था, अचानक से ज़ोंगली वू के मुंह से एक जानवरों जैसी चीख निकलती है और वो बाल्टियों भर खून की उल्टी कर देता है। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सफेद और मुर्दे जैसा हो चुका था। इस बार सच में ज़ोंगली वू को एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा इंजरी हुई थी। अब देखो गाइस, भले ही ज़ोंगली वू का बीस्ट स्पिरिट उसके साथ फ्यूज हो चुका था, लेकिन वो कोई 100% कंप्लीट फ्यूजन नहीं था। ज़ोंगली वू ने बहुत ही चालाकी से अपना मार्शल सोल ट्रू बॉडी युहाओ के ऊपर छोड़ दिया था। हाँ, उसने अपना खुद का मार्शल सोल द डेथ डॉट डेमन पपेट एक स्लीपर सेल की तरह युहाओ के साथ अटैच कर दिया था। ज़ोंगली वू ने बहुत ही ध्यान से कैलकुलेट किया था कि जब युहाओ अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लेगा, पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा और अपना गार्ड नीचे कर लेगा, वही सबसे बेस्ट टाइम होगा उस पर वार करने का। उसका डेथ गॉड डेमन पपेट कोई नॉर्मल मार्शल सोल नहीं था। भले ही युहाओ ने अपनी अल्टीमेट आइस से उसे बाहर फेंक दिया था, लेकिन फिर भी वो मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स की मदद से युहाओ के साथ चिपका रहा। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जब भी युहाओ किसी को मारता था तो उसकी बॉडी के आसपास एक डेथ ऑरा बन जाता था। नॉर्मली ये ऑरा कुछ देर बाद खुद ब खुद गायब हो जाता है, लेकिन ज़ोंगली वू का डेमन पपेट इसी डेथ ऑरा के साथ अटैच हो गया था।
चूंकि इस ऑरा का कोई शेप या फॉर्म नहीं होता, इसलिए युहाओ की स्पिरिचुअल पावर कितनी भी स्ट्रांग क्यों न हो, वो इसे कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। अगर युहाओ अपनी फुल फॉर्म और 100% कंडीशन में होता, तो झोंगली वू का ये सरप्राइज अटैक बुरी तरह से फेल हो जाता। युहाओ बस अपनी सोल पावर से उसे तोड़ देता और 1 सेकंड में झोंगली वू को मार डालता। लेकिन डेमन पपेट ने टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट चुनी थी। लगातार 7 बैटल्स लड़ने के बाद और वो भयंकर गॉड्स रियल्म वाली टेक्निक यूज करने के बाद युहाओ की सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी। युहाओ इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि झोंगली वू को लगा कि बस यही वो पल है और उसका सरप्राइज अटैक सक्सेसफुल हो भी गया। लेकिन झोंगली वू एक बहुत ही बड़ी चीज भूल गया था। वो भूल गया था कि ये 10 बैटल्स का चैलेंज अब खत्म हो चुका है और युहाओ अब अकेला नहीं है। युहाओ के पास उसके दोस्त हैं, उसके साथी हैं और सबसे बढ़कर उसके पास टैंग वूटोंग है। टैंग वूटोंग ने बिना अपनी जान की परवाह किए उस मौत के डैगर को अपने सीने पर ले लिया था और उसी बलिदान ने युहाओ को वो कीमती कुछ सेकंड्स दे दिए थे। जब युहाओ ने उस काली परछाई पर अपना मुक्का मारा था, तो उसे पावर ऑफ इमोशंस की एक बहुत ही गहरी और इनसेन अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी। जैसे ही टैंग वूटोंग युहाओ के पास वापस आई थी, युहाओ के 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन जब युहाओ ने देखा कि वूटोंग मरने वाली है, जब उसे लगा कि वो उसे हमेशा के लिए खो देगा, तो उसके दिल में वो दर्द, वो उदासी और वो तड़प एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। युहाओ के अंदर जो इमोशंस का बीज बोया गया था, वो फाइनली अब अंकुरित हो चुका था। युहाओ के उस एक मुक्के के अंदर उसके सारे इमोशंस, उसकी स्पिरिचुअल पावर, उसकी सोल पावर और उसका वो भयंकर दर्द, सब कुछ कॉन्सेंट्रेट यानी इकट्ठा हो चुका था और उसी मुक्के ने उस डेथ गॉड डेमन पपेट के चिथड़े उड़ा दिए। चूंकि झोंगली वू का मार्शल सोल ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उसका सीधा डैमेज झोंगली वू की बॉडी और आत्मा पर पड़ा। एक ही झटके में झोंगली वू की सोल पावर 2 रैंक्स नीचे गिर गई और इस इंजरी से रिकवर होने में उसे सालों लग जाएंगे। उस काली परछाई को तोड़ने के बाद युहाओ पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने टैंग वूटोंग को अपनी बाहों से नहीं छोड़ा। डेमन पपेट मर चुका था, वो काला डैगर गायब हो चुका था, लेकिन वो खौफनाक डेथ ऑरा अभी भी टैंग वूटोंग की बॉडी को अंदर से चीर रहा था। वूटोंग की पर्पल गोल्ड लाइट फीकी पड़ने लगी थी और उसका चेहरा एकदम सफेद हो चुका था। युहाओ अपने दांत पीसता है, उसकी पूरी बॉडी पागलों की तरह कांप रही थी। वो रोते हुए कहता है, वूटोंग, वूटोंग। तभी अचानक से टैंग वूटोंग के माथे से एक बहुत ही हल्की सी गोल्डन लाइट निकलती है और वो लाइट एक बहुत ही खौफनाक और जाने पहचाने गोल्डन ट्राइडेंट का इल्यूजन बनाती है। ऐसा लग रहा था मानो वूटोंग के माथे पर एक तीसरी आंख खुल गई हो और उसी के साथ युहाओ के पीछे वो सुनहरे बालों वाला इंसान यानी रोंग नियनबिंग का इल्यूजन फिर से प्रकट हो जाता है। तभी युहाओ और वूटोंग के कानों में एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज गूंजती है। रोंग नियनबिंग, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये आवाज सिर्फ उन दोनों को सुनाई दे रही थी और ये आवाज किसी और की नहीं, खुद सी गॉड टैंग सान की थी। रोंग नियानबिंग एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस अपने लिए एक सक्सेसर, उत्तराधिकारी ढूंढ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि युहाओ इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो एक बहुत ही सच्चा और अच्छा लड़का है। सबसे बड़ी बात, उसने मेरी पावर ऑफ इमोशंस को समझना भी शुरू कर दिया है। अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, तो बहुत जल्द वो मेरी जगह लेने के लायक बन जाएगा। टैंग सान की आवाज फिर से गूंजती है, रोंग नियानबिंग, मुझे मत बताना कि तुम्हें पता नहीं था कि मैंने उसे पहले ही अपने सक्सेसर के लिए चुन लिया था। रोंग नियानबिंग हंसते हुए कहता है, मुझे सच में नहीं पता था। मैंने तो बस तुम्हें उसे टॉर्चर करते हुए देखा है। तुमने आज तक उसे कोई गाइडेंस या एडवाइस तो दी नहीं, और दूसरी तरफ मैंने अपना गॉडली सीड उसे दे भी दिया है। अब मैं बस यही कह सकता हूं कि सॉरी ब्रदर टैंग, तुम बहुत स्लो निकले। तुम टैंग सान गुस्से से पागल हो जाता है। लेकिन इसी पल युहाओ अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, उसे भयंकर चक्कर आते हैं और वो टैंग वूटोंग को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा गॉड रेल्म में पहुंचते हैं। चारों तरफ सफेद बादल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। पूरे एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही मिस्टिकल और प्योर स्पिरिचुअल ऑरा फैला हुआ था।
वहां पहाड़ की चोटी पर सिर्फ 2 लोग आमने सामने खड़े थे। एक तरफ था हमारा सी गॉड और असुरा गॉड टैंग सान। उसने नीले रंग का एक लंबा चोगा पहना हुआ था। उसके नीले बाल जमीन तक लंबे थे और उसके हाथ में लेजेंडरी गोल्डन ट्राइडेंट चमक रहा था। दूसरी तरफ खड़ा था गॉड ऑफ इमोशंस रोंग नियानबिंग। उसने एक शेफ वाली सफेद ड्रेस पहन रखी थी, बस उसके सिर पर टोपी नहीं थी। वो बहुत ही रिलैक्स तरीके से अपने हाथ बांध कर खड़ा था। टैंग सान जोर से दहाड़ते हुए कहता है, रोंग नियानबिंग, अगर आज तुमने मुझे एक ढंग का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। रोंग नियानबिंग हंसते हुए कहता है, अरे टैंग सैन, ऐसे दहाड़ना बंद करो यार। हुओ युहाओ जैसा पोटेंशियल वाला लड़का ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब जब वो मुझे मिल गया है तो मैं उसे ऐसे ही कैसे छोड़ दूं? और वैसे भी मुझे लगा तुम उस लड़के से नफरत करते हो। जिस तरह से तुमने उसे अपनी बेटी के पास फटकने तक नहीं दिया और उसे इतना टॉर्चर किया, मुझे लगा तुम्हें उसका बैकग्राउंड पसंद नहीं आया होगा। लेकिन मेरी तरफ देखो, मैंने अपना गॉडली सीड उसे दे दिया है। अब वो तुम्हारी बेटी के लायक बन चुका है। मैं भले ही तुम्हारी तरह इन्फोर्सर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं एक टियर 1 गॉड हूं। मेरी गॉडली सीट की भी बहुत इज्जत है भाई। टैंग सान उसे घूरते हुए कहता है, रोंग नियानबिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम्हें मेरे प्लान्स नहीं पता थे? चलो एक दूसरे से झूठ बोलना बंद करते हैं। अगर तुम अभी के अभी अपनी गॉडली सीट वापस ले लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मेरे गुस्से के लिए तैयार रहना। रोंग नियानबिंग अपने हाथ सिर के पीछे रखकर आराम से कहता है, बस करो यार, नाटक करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूं? तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और गॉड रेल्म के रूल्स को कभी नहीं तोड़ोगे। और मैंने कोई रूल तोड़ा नहीं है तो तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते। तुम अपने लिए कोई और सक्सेसर ढूंढ लो ना। तुम्हारे लिए कहना आसान है, टैंग सान ठंडी आवाज में कहता है, मैं कोई और कहां से ढूंढूं? तुम्हें लगता है कि मेरी गॉडली सीट कोई ऐरा गैरा संभाल सकता है? तुम सब लोग दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हो और सारा प्रेशर मुझ पर डाल रहे हो। अगर गॉड रेल्म में अभी की ये अनस्टेबिलिटी, उथल पुथल नहीं होती तो मैं युहाओं पर नजर रखना कम नहीं करता और तुम्हें उसे मुझसे चुराने का कोई चांस नहीं मिलता। रोंग नियानबिंग सीरियस होकर कहता है, मैं अपनी सीट वापस नहीं ले सकता। उस लड़के ने मेरी पावर ऑफ इमोशंस को समझना शुरू कर दिया है। अगर मैं अभी वो सीट वापस लूंगा तो उसे एक ऐसा डैमेज होगा जो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। उसका पूरा कल्टीवेशन बर्बाद हो जाएगा और फिर वो तुम्हारी सीट लेने के लायक भी नहीं बचेगा। लेकिन चलो, मैं मानता हूं कि मेरी थोड़ी सी गलती है, तो एक डील करते हैं। जब तक युहाओ सच में गॉड बनने के लायक नहीं हो जाता, तब तक मैं गॉड रेल्म में तुम्हारी जिम्मेदारियों को शेयर करूंगा। मैं गॉड रेल्म छोड़कर तब तक ट्रैवल करने नहीं जाऊंगा जब तक युहाओ मेरी जगह नहीं ले लेता। बोलो, कैसा लगा ये ऑफर? टैंग सान एक बहुत ही कड़वी स्माइल के साथ आह भरता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं भी उसी आज़ादी के पीछे भाग रहा हूं? काश वो काइंडनेस और ईविल गॉड किंग्स भाग नहीं गए होते तो आज गॉड रेल्म में मुझे इतनी मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ती। उन दोनों गॉड किंग्स का नाम सुनते ही टैंग सान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। टैंग सान आगे कहता है, रोंग नियनबिंग, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। ये सच है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन याद रखना, अगर तुमने युहाओ को मुझसे छीना है तो आज से मैं उसे अपना सक्सेसर मानना बंद कर दूंगा। और वुटोंग मेरी बेटी है, मैं मेक श्योर करूंगा कि वो इतनी आसानी से मेरी बेटी के साथ खुश न रह पाए। रोंग नियनबिंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, तुम सीरियस नहीं हो सकते। टैंग सैन, क्या तुम सच में उस बेचारे लड़के को और ज्यादा टॉर्चर करने वाले हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। टैंग सैन एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, वो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तुमने देखा नहीं कि मेरी बेटी उस नालायक के चक्कर में कितनी बुरी तरह से घायल हो गई है? चूंकि वुटोंग मेरी बेटी है, मैं लीगली यानी गॉड रेल्म के रूल्स के हिसाब से उसकी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम तक उस लड़के की कोई मदद नहीं कर पाओगे जब तक वो खुद तुम्हें न बुलाए। रोंग नियनबिंग थोड़ा सा डरते हुए रिक्वेस्ट करता है, भाई टैंग सैन, युहाओ ने पहले ही बहुत गंदी जिंदगी जी है, क्या तुम प्लीज उसे बख्श नहीं सकते? लेकिन टैंग सैन गुस्से से अपना कपड़ा झटकता है और हवा में उड़ते हुए बादलों में गायब हो जाता है। रोंग नियनबिंग फ्रस्ट्रेट होकर अपना सर हिलाता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, युहाओ मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि मैं तेरी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है। अब तेरी किस्मत ही खराब है जो तूने उस खड़ूस की बेटी से प्यार किया है। लेकिन सच कहूं तो टैंग सैन की नाक के नीचे से उसे बेवकूफ़ बनाकर उसका सक्सेसर चुराने में जो मज़ा आया है ना, दूसरी तरफ टैंग सैन अपनी वाइफ शियाओवू के पास पहुंचता है। शियाओवू गुस्से में कहती है, टैंग सैन, क्या हम सच में उसे ऐसे ही जाने देंगे? रोंग नियनबिंग ने जो किया वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है।
टैंग सान अचानक से एक बहुत ही चालाक स्माइल देता है और कहता है, शियाओ वू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उससे हार गया? अगर मैंने खुद युहाओ के औरे पर जो सील लगाई थी उसे नहीं हटाया होता तो क्या रोंग नियनबिंग को सपने में भी पता चलता कि युहाओ एग्जिस्ट करता है? क्या? शियाओ वू शॉक में चिल्लाती है। तो तुमने ये सब जानबूझकर किया था, लेकिन क्यों? क्या तुम नहीं चाहते थे कि युहाओ तुम्हारी गॉडली सीख ले? टैंग सान एक गहरी सांस लेकर समझाता है, युहाओ के लिए वही सीट सबसे बेस्ट है जो उसके नेचर को सूट करे, और रोंग नियनबिंग की पावर ऑफ इमोशंस उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब ये भी है कि मैं अभी बहुत लंबे टाइम तक अपनी गॉडली सीट किसी को नहीं दे पाऊंगा। इस वक्त गॉड रेल में सिर्फ अनस्टेबिलिटी ही नहीं है, बल्कि मैंने आसमान में देखा है कि बहुत जल्द कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन चूंकि 2 गॉड किंग्स यहाँ नहीं हैं, मुझे अपनी सीट पर रुककर इस मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे डर है कि हमारा जो ट्रैवल करने का प्लान था वो अभी और डिले होने वाला है। आई एम सॉरी शियाओ वू। शियाओ वू प्यार से मुस्कुराती है और कहती है, ऐसा मत कहो, जब तक हम दोनों साथ हैं मैं बहुत खुश हूं। इसी रात को 3 दिन की गहरी नींद के बाद फाइनली हुवो युहाओ की आंखें खुलती है। जैसे ही वो उठता है उसे अपनी पूरी बॉडी में एक बहुत ही अजीब सा दर्द फील होता है, लेकिन उसी के साथ साथ उसे अपने अंदर एक बहुत ही पावरफुल और नई लाइफ एनर्जी यानी लाइवलीनेस भी महसूस हो रही थी। हुवो की वाइटैलिटी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी और उसका दिमाग भी अब शांत था। वो तुरंत अपनी सोल पावर को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और जब वो अपने अंदर झांक कर देखता है तो वो लिटरली हैरान रह जाता है। उसके वो यिन यांग इक्विलिब्रियम सोल कोर्स अब बहुत ही ज्यादा स्टेबल तरीके से घूम रहे थे। अब गाइज, पहले क्या होता था कि जब युहाओ के ये 2 सोल कोर्स फॉर्म हुए थे तो उनके अंदर जो सोल पावर का भंवर बनता था वो बहुत ही अनइवन रहता था। वो युहाओ के सांसों के साथ या उसकी स्पिरिचुअल पावर के फ्लक्चुएशन के साथ बदलता रहता था। लेकिन अब ये सोल कोर्स पूरी तरह से इवॉल्व हो चुके थे। जब इन दोनों सोल कोर्स की पावर आपस में टकरा रही थी तो वो जो छोटे छोटे भंवर बन रहे थे वो एकदम परफेक्ट साइज के थे। सबसे बड़ी बात, युहाओ के पुराने सबसे बड़े भंवर की पावर भी अभी की पावर के सामने कुछ नहीं थी। उसकी सोल पावर अब 2 कलर्स में कंडेंस हो चुकी थी, गोल्ड और ब्लू। उसकी स्पिरिचुअल पावर और उसकी अल्टीमेट आइज अब एक साथ परफेक्टली काम कर रही थीं। भले ही युहाओ का शरीर अभी भी थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसकी सोल पावर अपनी पीक कंडीशन पर वापस आ चुकी थी और इसमें कोई शक नहीं था कि उसका कल्टीवेशन लेवल अब एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। युहाओ मन ही मन सोचता है कि ये उसी खौफनाक 1 वर्सेस 10 बैटल का नतीजा है जहां उसने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया था। उसकी वो जानलेवा स्टंटबाजी फालतू नहीं गई थी, उसने अपना पहला गोल अचीव कर लिया था। लेकिन गाइस, युहाओ की ये खुशी बस एक पल की मेहमान होती है। जैसे ही उसकी याददाश्त वापस आती है उसे याद आता है कि बेहोश होने से ठीक पहले क्या हुआ था। वो मौत का डैगर और टैंग वुटोंग का वो लहूलुहान सीना। ये याद आते ही युहाओ पागलों की तरह अपने बिस्तर से उछलकर खड़ा हो जाता है। वुटोंग, वो कैसी है? वो कहाँ है? युहाओ तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर फैलाता है और उसे पता चलता है कि वो वापस सी गॉड पवेलियन में आ चुका है और टैंग वुटोंग उसके कमरे से कुछ ही दूरी पर एक दूसरे कमरे में है। युहाओ बिना 1 सेकंड वेस्ट किए फुल स्पीड में वुटोंग के कमरे की तरफ दौड़ता है। कमरे के अंदर टैंग वुटोंग बिस्तर पर लेटी हुई थी और शियाओ शियाओ उसके पास बैठकर उसकी देखभाल कर रही थी। वहां कोई और नहीं था। जैसे ही युहाओ पागलों की तरह कमरे में घुसता है, शियाओ शियाओ तुरंत अपने होठों पर उंगली रखकर उसे शांत रहने का इशारा करती है। युहाओ अनजाने में ही अपनी मुट्ठियां कस लेता है। उसकी नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी। शियाओ शियाओ, वो कैसी है? युहाओ बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में पूछता है। शियाओ शियाओ उदासी से अपना सिर हिलाती है, अपनी जगह से उठती है और युहाओ का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाती है। बाहर आते ही शियाओ शियाओ युहाओ को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देखती है। सच कहूं तो श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में युहाओ और वुटोंग का रिलेशनशिप ही सबसे ज्यादा दर्दनाक और उथल-पुथल वाला रहा है। यहां तक कि उनके सबसे बड़े सीनियर ब्रदर बेई बेई भी अब अपनी शियाओया के साथ वापस मिल चुके थे, लेकिन युहाओ की किस्मत में सिर्फ दर्द ही लिखा था। तुम्हें शांत रहना होगा युहाओ। शियाओ शियाओ बहुत अच्छे से जानती थी कि युहाओ वुटोंग से कितना प्यार करता है। युहाओ का बेल की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी आवाज को और नीचा करके कहता है, मुझे सच बताओ, मैं शांत हूं, बस मुझे इतना बता दो, क्या वुटोंग अभी भी जिंदा है? शियाओ शियाओ की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, वुटोंग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एल्डर जुआंग ने उसे चेक किया है। उसकी पूरी बॉडी के अंदर मौत का ऑरा सर्कुलेट कर रहा है और ये कोई ऐसा ऑरा नहीं है जिसे वुटोंग अपनी सोल पावर से खत्म कर सके। वो मौत का ऑरा उसकी सोल पावर और उसकी स्पिरिचुअल पावर के साथ पूरी तरह से उलझ चुका है और उसी वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। वो कोमा में जा चुकी है।
इस वक्त कोई भी इंसान उसके शरीर से उस डेथ ऑरा को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो वुटोंग का शरीर अंदर से फट जाएगा। अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वुटोंग की खुद की विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। वो तभी ठीक होगी जब वो खुद अपनी पावर से उस डेथ ऑरा को अपने शरीर से बाहर फेंकेगी। ये सुनते ही युहाओ के होंठ कस जाते हैं। वुटोंग कोमा में चली गई है। युहाओ का दिमाग उसे पास्ट में ले जाता है। जब वो वांग डोंग एयर को लेकर क्लियर स्काई सेक्ट गया था तब भी वो कोमा में ही थी, और आज वुटोंग भी कोमा में है। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? युहाओ मन ही मन रोता है। अगर मैं आज फिर से वुटोंग को इस हालत में लेकर क्लियर स्काई सेक्ट गया तो मैं उन दोनों सेक्ट लीडर्स से नजरें कैसे मिला पाऊंगा? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? शियाओ शियाओ एक गहरी आह भरते हुए युहाओ को दिलासा देती है। तुम दोनों पिछले 3 दिनों से बेहोश थे युहाओ, टेंशन मत लो, वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। लेकिन युहाओ एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछता है। शियाओ शियाओ, क्या इन 3 दिनों में वुटोंग की बॉडी के अंदर वो डेथ ऑरा थोड़ा सा भी कम हुआ है? शियाओ शियाओ एक पल के लिए हिचकिचाती है। वो युहाओ से झूठ बोलना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। वो बहुत ही उदासी से अपना सिर ना में हिला देती है। ये देखकर युहाओ दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो तुरंत पलटता है, पागलों की तरह वापस कमरे में घुसता है और वुटोंग के बिस्तर के पास गिर पड़ता है। वो वुटोंग के ठंडे हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लेता है। वुटोंग का वो खूबसूरत चेहरा एकदम मुर्दे की तरह पीला यानी घासली पेल पड़ चुका था। उसके चेहरे पर खून का एक कतरा भी नहीं दिख रहा था, और उसकी लाइफ एनर्जी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी पल टूट जाएगी। युहाओ अपनी सोल पावर का एक बहुत ही पतला सा धागा वुटोंग की बॉडी के अंदर भेजता है, और जैसे ही वो उसे स्कैन करता है उसे शियाओ शियाओ की एक एक बात का मतलब समझ आ जाता है। शियाओ शियाओ बिल्कुल सही कह रही थी। इस हालत में वुटोंग को कोई नहीं बचा सकता था। वुटोंग की जो पर्पल गोल्ड सोल पावर थी वो अब एकदम मैसी हो चुकी थी। उसके ऊपर ग्रेश ब्लैक के खौफनाक पैचेस बन चुके थे। वो मौत के रंग वुटोंग की सोल पावर और यहां तक कि उसकी नसों के अंदर तक घुस चुके थे। किस्मत अच्छी थी कि वुटोंग के वाइटल ऑर्गन्स को कोई बहुत ही स्पेशल और मिस्टीरियस फोर्स प्रोटेक्ट कर रही थी, वरना ये डेथ ऑरा कब का उसकी जान ले चुका होता। युहाओ तुरंत एक बहुत ही एक्यूरेट जजमेंट बनाता है। वो समझ जाता है कि वो अपनी करंट स्ट्रेंथ से वुटोंग को बिल्कुल भी हील नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा था, और वो था वुटोंग को वापस क्लियर स्काई सेक्ट ले जाना, क्योंकि सिर्फ वो दोनों सेक्ट लीडर्स ही वुटोंग के कल्टीवेशन को सबसे अच्छे से समझते थे, और सिर्फ वही उसे ठीक कर सकते थे। युहाओ का दिल अंदर से कट रहा था। मैंने एक बार फिर से उसे प्रोटेक्ट नहीं किया। मैं किस मुंह से उन दोनों के सामने जाऊंगा? युहाओ को नहीं पता था कि वो ये सब कैसे फेस करेगा, लेकिन उसे इतना पता था कि उसे जाना ही पड़ेगा। उसके खुद के साथ क्या होगा ये अब इम्पॉर्टेंट नहीं था। इम्पॉर्टेंट सिर्फ वुटोंग की जिंदगी थी। युहाओ ने अपना डिसीजन ले लिया था। युहाओ अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा था। भले ही उसका दिल दर्द और दुख से फटा जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने मजबूती से खड़े होने का फैसला किया। इस वक्त रोना और कमजोर पड़ना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं था। उसे वुटोंग के लिए स्ट्रांग बनना ही था। युहाओ शियाओ शियाओ की तरफ मुड़ता है और कहता है, शियाओ शियाओ, क्या तुम कुछ देर के लिए उसका ख्याल रखोगी? मुझे उसे हीलिंग के लिए ले जाने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम निपटाने हैं। शियाओ शियाओ सिर हिलाती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो। एल्डर जुआन ने मुझे स्पेशली परमिशन दी है सी गॉड पवेलियन में रुकने की, ताकि मैं वुटोंग की देखभाल कर सकूं। तुमने इस बार अकेडमी के लिए जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। तुम जाओ और अपने काम निपटाओ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वुटोंग जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। थैंक यू। युहाओ सिर हिलाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही युहाओ बाहर आता है वो देखता है कि एल्डर जुआन, डीन यान शाओजे और शियान लिनर बाहर चुपचाप उसी का इंतजार कर रहे थे। एल्डर जुआन को देखते ही युहाओ की आवाज़ कांपने लगती है और उसके अंदर का सारा दर्द बाहर आने की कोशिश करता है। एल्डर जुआन आगे बढ़कर युहाओ के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, उदास मत हो मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। हम तुम्हें और वुटोंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। युहाओ सिर हिलाकर कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है एल्डर जुआन। क्या सन मून एम्पायर की आर्मी पीछे हट गई है? एल्डर जुआन सिर हिलाते हैं। हाँ, वो लोग जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि वो लोग वापस हेवनली सोल एम्पायर की पुरानी टेरिटरी यानी इलाके की तरफ पीछे हट रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो लोग आगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वेलेंस यानी निगरानी बहुत ज़्यादा टाइट कर लिया है। युहाओ एक गहरी सांस लेता है और कहता है,
हमारी डील के हिसाब से जूजी अभी के लिए एकेडमी को छोड़ देगी। एल्डर जुआन, मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए इस एकेडमी की सेफ्टी की गारंटी दे देगा। क्या आप स्टारलो एम्पायर और डोलिंग एम्पायर के एलीट्स को बोल सकते हैं कि वो वापस अपने घर लौट जाएं, ताकि वो लोग सन मून एम्पायर के अगले इन्वेजन की तैयारी कर सकें? युहाओ आगे कहता है, इस बार सन मून एम्पायर को बहुत भयंकर डैमेज हुआ है। मैंने उनकी एक पूरी बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर्स लीजन को ख़त्म कर दिया है और उनके कई क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स मारे जा चुके हैं। होली घोस्ट चर्च की भी कमर टूट चुकी है। उन्हें अपनी पावर वापस लाने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। ये कहते हुए युहाओ अपनी जेब से एक स्टोरेज रिंग निकालता है और एल्डर जुआन के हाथ में रख देता है। ये क्या है? एल्डर जुआन हैरानी से पूछते हैं। युहाओ एकदम सीरियस टोन में जवाब देता है, इसके अंदर क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स हैं, जो मैंने इंपीरियल ड्रैगन लीजन के कमांडर से छीने थे। इसमें टोटल 15 क्लास 9 कैनन शेल्स हैं। एल्डर जुआन, अगर इन सबको एक साथ फायर कर दिया जाए ना, तो ये हज़ारों किलोमीटर के एरिया को राख में बदल देंगे। ये कैनन शेल्स एकेडमी की सेफ्टी के लिए काफ़ी से भी ज़्यादा है। भाई साहब, ये सुनते ही एल्डर जुआन की तो आंखें ही बाहर आ जाती हैं। वो एक बहुत ही गहरी सांस छोड़ते हैं। युहाओ ने लिटरली अकेले ही एकेडमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। इन कैनन शेल्स के होते हुए अब श्रेक एकेडमी को स्टार लुओ और डोलिंग एम्पायर की आर्मी की ज़रूरत नहीं थी अपनी सिटी को बचाने के लिए। अब वो लोग सीधा सन मून एम्पायर से टक्कर ले सकते थे। और सबसे बड़ी बात, भले ही युहाओ का वो 1 वर्सेस 10 बैटल पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन उसने लगातार 7 बैटल्स जीतकर सन मून एम्पायर के महारथियों को धूल चटा दी थी। उसने उनके मोराल को ऐसा तोड़ा था कि सन मून एम्पायर की आर्मी को मजबूरन दुम दबाकर भागना पड़ा। तभी डीन यान शाओजे बहुत ही उदास आवाज में पूछते हैं, अब तुम आगे क्या करने वाले हो युहाओ? वुपोंग की हालत? युहाओ बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, डीन यान, मैं सबसे पहले अपनी सिस्टर शाओ ताओ का ट्रीटमेंट करूंगा और उसके तुरंत बाद मैं वुटोंग को हीलिंग के लिए लेकर जाऊंगा। सिर्फ उसकी फैमिली ही जानती है कि उसे कैसे ठीक करना है। मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब लौटूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे माफ कर दें। मेरे लिए वुटोंग की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। डीन श्यान लिनेर बहुत ही प्यार से कहती हैं, तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो युहाओ, तुम्हें जो सही लगे वो करो। मुझे तुम्हारी ये हिम्मत और तुम्हारा ये प्यार बहुत पसंद है। तुमने एकेडमी के लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। एल्डर जुआन फिर से युहाओ का कंधा थपथपाते हैं और कहते हैं, इस बैटल के बाद तुम्हारा नाम लेजेंड्स में जुड़ चुका है युहाओ। अपना काम खत्म करके जल्दी वापस आना। एकेडमी को तुम्हारी ज़रूरत है। जी, जैसे ही वुटोंग की हालत स्टेबल हो जाएगी, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर युहाओ एल्डर जुआन और दोनों डीन्स को गुड बाय बोलता है और सी गॉड पवेलियन से बाहर निकल जाता है। वो बाहर खड़ी लेजेंडरी गोल्डन ट्री के सामने अपना सर झुकाकर इज्जत देता है और फिर दूर जाकर अपने खौफनाक नेक्रोमेंटिक मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा काला गेट खुल जाता है। एल्डर जुआन और दोनों डीन्स देखते रहते हैं और युहा उस अंधेरे गेट के अंदर गायब हो जाता है। जैसे ही वो काला गेट बंद होता है, यान शाओजे एक गहरी आह भरते हुए कहते हैं, वो लड़का सच में अब बहुत बड़ा हो चुका है। इतनी बड़ी मुसीबत के टाइम पर भी उसे पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और उसे क्या करना चाहिए। जब मैं उसकी उम्र का था तो मैं लिटरली एक बेवकूफ़ था। तभी श्यान लिनेर एक बहुत ही कोल्ड स्माइल के साथ ताना मारते हुए कहती हैं, हाँ, स्पेशली जब बात प्यार, इमोशंस और जिंदगी की आती थी ना, तब तो तुम एक नंबर के बेवकूफ़ थे। ये ताना यान शाओजे के पुराने प्लेबॉय वाले नेचर पर था। तभी एल्डर जुआन एकदम सीरियस होकर कहते हैं, शाओजे, अभी के अभी तीनों एम्पायर्स के कमांडर्स को बुलाओ। हमें तुरंत एक मीटिंग करनी होगी ताकि हम सन मून एम्पायर के खिलाफ अपनी अगली स्ट्रैटेजी यानी प्लान बना सकें। भले ही सन मून एम्पायर अभी पीछे हट गया है, लेकिन हम रिलैक्स नहीं हो सकते। हमें अगला मूव बहुत ही सोच समझ कर चलना होगा, वरना वो वॉर गॉड एम्प्रेस यानी जू जी हमें फिर से किसी खौफनाक सदमे में डाल देगी। युहाओ जैसे ही अपने उस काले स्पेक्ट्रल गेट से बाहर निकलता है, उसके सामने जो नज़ारा होता है वो लिटरली किसी डरावने सपने से कम नहीं था। युहाओ देखता है कि उसके डेमी प्लेन में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आग का समंदर फैला हुआ था। चारों तरफ से मरे हुए जीवों की दर्दनाक चीखें और जानवरों जैसी दहाड़ें आ रही थीं। वो खौफनाक आग उस डेमी प्लेन के डार्क ऑरे को पागलों की तरह जला रही थी।
युहाओ इस पूरे डेमीप्लेन का इकलौता मालिक था, इसलिए वो बहुत ही क्लियरली फील कर सकता था कि उसके डेमीप्लेन का जो अनडेड ऑरा है वो पहले से 10% कम हो चुका था। युहाओ शॉक में आ जाता है और मन ही मन सोचता है, भाई ये कौन सी डिस्ट्रक्टिव पावर आ गई जिसने मेरे डेमीप्लेन का ये हाल कर दिया। युहाओ तुरंत हवा में एक जोरदार दहाड़ मारता है, जमीन पर अपना पैर पटकता है और किसी रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाता है। जैसे जैसे वो हवा में ऊपर जा रहा था, उसकी अल्टीमेट आइस की पावर चारों तरफ फैलने लगती है। डेमीप्लेन का टेम्परेचर अचानक से माइनस में गिर जाता है और युहाओ की बॉडी के आसपास बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े डांस करने लगते हैं। जब युहाओ आसमान से नीचे देखता है तो उसे पूरी सिचुएशन समझ आ जाती है। लगभग 5 किलोमीटर का पूरा एरिया आग की लपटों में जल रहा था। किस्मत अच्छी थी कि जब युहाओ ने मां शियाओताओ को इस डेमीप्लेन में फेंका था तो उसने उसे अपने सोल इंजीनियर लीजन्स के कैंप से बहुत दूर रखा था, वरना आज उनके सारे कीमती वेपन्स और रिसोर्सेज जलकर राख हो चुके होते। नीचे जमीन पर मां शियाओताओ किसी खूंखार जंगली जानवर की तरह पागलों की तरह इधर उधर भाग रही थी। वो जहां भी जा रही थी वहां के अनडेड क्रीचर्स जलकर राख में बदल रहे थे। भले ही शियाओताओ की अल्टीमेट फायर 100% प्योर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी भयंकर थी कि वो अनडेड क्रीचर्स, जिन्हें होली यानी पवित्र ऑरे से भी डर नहीं लगता था, वो भी इस अल्टीमेट फायर के सामने तड़प तड़प कर मर रहे थे। लेकिन गाइस, शियाओताओ ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसके इस पागलों वाले डिस्ट्रक्शन ने डेमीप्लेन के कुछ आइस ड्रैगन्स को भयंकर गुस्सा दिला दिया था। वो आइस ड्रैगन्स वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने मिलकर किसी तरह से शियाओताओ के इस खूनी खेल को रोक रखा था। युहाओ अपना माथा पीट लेता है। उसे याद आता है कि एयरबाई तो इस वक्त डेमीप्लेन में है ही नहीं, क्योंकि जब युहाओ बेहोश हुआ था तो वो उसे वापस अंदर लाना भूल गया था। अगर एयरबाई यहां होता और इन अनडेड क्रीचर्स को कमांड कर रहा होता तो शियाओताओ इतनी तबाही कभी नहीं मचा पाती। युहाओ तुरंत अपना स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस रिलीज करता है और आसमान से एक लंबी सी सीटी मारता है। अब चूंकि युहाओ इस जगह का डिक्टेटर था, वो सारे अनडेड क्रीचर्स उसकी आवाज पहचानते थे। वो आइस ड्रैगन्स एयरबाई को छोड़कर इस डेमीप्लेन के सबसे पावरफुल क्रीचर्स थे, जिनकी ताकत लिटरली एक टाइटल्ड डोलुओ के बराबर थी। 3 आइस ड्रैगन्स ने मिलकर शियाओताओ को घेर रखा था, लेकिन वो तीनों भी बुरी तरह से घायल हो चुके थे। जैसे ही वो युहाओ की आवाज सुनते हैं, वो तुरंत मदद के लिए दहाड़ने लगते हैं। तभी शियाओताओ को भी युहाओ का ऑरा फील हो जाता है। वो अपना सिर आसमान की तरफ उठाती है और उसकी डार्क रेड आंखों में एक बहुत ही खौफनाक और पागलपन भरा गुस्सा दिखने लगता है। युहाओ ने उसे यहाँ फेंकने से पहले थोड़ा सा रिकवर होने का मौका दे दिया था और इसी वजह से वो अब तक तबाही मचा रही थी। होली घोस्ट चर्च ने उसके खून में सिर्फ और सिर्फ मर्डर यानी खून करना लिख दिया था। शियाओताओ युहाओ को देखते ही गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाती है, अपने विशाल फीनिक्स पंखों को फड़फड़ाती है और किसी टूटते हुए तारे की तरह सीधा युहाओ की तरफ शूट होती है। युहाओ हवा में अपनी जगह पर खड़ा रहता है और फुल पावर से अपना स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस एक्टिवेट कर देता है। बर्फ और बर्फीली हवाओं के भयंकर तूफान से एक बहुत बड़ा भंवर यानी वर्लपूल बनता है और सीधा शियाओताओ की तरफ बढ़ता है। भले ही युहाओ का दिमाग अभी भी थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसके यिन यांग सोल कोर्स ने उसकी सोल पावर को पूरी तरह से रिकवर कर दिया था और ऐसी हालत में मां शियाओताओ युहाओ का बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। युहाओ की अल्टीमेट आइस शियाओताओ को पूरी तरह से लॉक कर देती है। शियाओताओ उस बर्फीले तूफान के बीच में ऐसे छटपटा रही थी जैसे कोई छोटा सा कीड़ा किसी बड़े से बर्फीले तूफान में फंसा हो। वो पहले ही बहुत देर से लड़ रही थी तो उसकी सोल पावर काफी कम हो चुकी थी और अब युहाओ की अल्टीमेट आइस उसकी सोल पावर को पागलों की तरह चूस रही थी। जब शियाओताओ की सोल पावर ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है तो वो पागलपन में अपने सोल कोर को ही ब्लास्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन युहाओ बिल्कुल एंड मोमेंट पर उसके पास पहुंच जाता है और अपनी अल्टीमेट आइस से उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। युहाओ शियाओताओ को वापस जमीन पर लेकर आता है। वो शियाओताओ की जमी हुई बॉडी और उसके चेहरे के उस पागलपन वाले एक्सप्रेशन को देखकर एक बहुत ही गहरी और दर्द भरी आह भरता है। मुझे माफ कर दो सिस्टर, मैं तुम्हें पहले नहीं बचा पाया और इसी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है।
इतना कहते हुए युहाओ अपने हाथ आगे बढ़ाता है और शाओ ताओ को बहुत ही प्यार से गले लगा लेता है। युहाओ की बॉडी के अंदर जो डिमोनिक गॉड ब्लेड से इंजरी हुई थी, वो अब उसकी भयंकर लाइफ एनर्जी की वजह से पूरी तरह से हील हो चुकी थी। युहाओ की सोल पावर काम करना शुरू करती है और उसकी अल्टीमेट आइस गले लगने के थ्रू शाओ ताओ की बॉडी के अंदर जाने लगती है और उस ईविल फायर को दबाना शुरू कर देती है। शाओ ताओ की सोल पावर अभी अभी उसके सोल कोर की मदद से रिकवर होना शुरू हुई ही थी, लेकिन अल्टीमेट आइस के जाते ही उसका सोल कोर एकदम स्लो हो जाता है। युहाओ शाओ ताओ के पैरों को क्रॉस करके उसे जमीन पर बैठाता है, खुद उसके सामने बैठता है और कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन टेक्निक का यूज करके शाओ ताओ की हथेलियों को अपने हाथों में ले लेता है। और फिर युहाओ बहुत ही धीरे धीरे अपनी सबसे प्योर अल्टीमेट आइस, जिसमें उसकी स्पिरिचुअल पावर भी मिक्स थी, शाओ ताओ की बॉडी के अंदर डालना शुरू करता है। जैसे ही युहाओ की सोल पावर शाओ ताओ की नसों में घुसती है, युहाओ का दिल लिटरली दर्द से सिकुड़ जाता है। शाओ ताओ की सिचुएशन टैंग वुटोंग से बिल्कुल अलग थी। वुटोंग को डेथ ऑरा ने बाहर से कंट्रोल किया था, लेकिन शाओ ताओ की पूरी बॉडी, उसकी हड्डियां और उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स उस ईविल की से सड़ चुके थे। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस ईविल की ने शाओ ताओ के स्पिरिचुअल सी यानी दिमाग को भी पूरी तरह से करप्ट कर दिया था। लेकिन गाइस, युहाओ अब वो पुराना वाला कमजोर युहाओ नहीं था। पहले जब उसने शाओ ताओ को ट्रीट करने की कोशिश की थी, तो वो सिर्फ अपनी अल्टीमेट आइस से उस ईविल की को दबा सकता था, लेकिन अब उसकी स्पिरिचुअल पावर एक अलग ही लेवल पर थी। युहाओ बहुत ही परफेक्ट कंट्रोल के साथ उस ईविल फायर को दबाता है और फिर उस ईविल की को शाओ ताओ की बॉडी से ऐसे खींच कर बाहर निकालने लगता है जैसे कोई इंसान किसी के शरीर से पैरासाइट्स यानी कीड़े निकाल रहा हो। शुरू में उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर वो अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और जैसे ही युहाओ की पावर ऑफ प्योरिफिकेशन शाओ ताओ की नसों में दौड़ती है, वो ईविल की पूरी तरह से प्योरीफाई होने लगती है। लगातार 12 घंटे तक युहाओ अपनी अल्टीमेट आइस, अपनी स्पिरिचुअल पावर और प्योरिफिकेशन पावर का यूज करके शाओ ताओ के शरीर के एक एक कोने को साफ करता है। फाइनली उसकी बॉडी से सारी ईविल की खत्म हो जाती है। लेकिन गाइज, असली बॉस फाइट तो अभी बाकी थी, शाओ ताओ का स्पिरिचुअल सी। शाओ ताओ तभी होश में आ सकती थी जब उसके दिमाग के अंदर से वो शैतानी ताकत खत्म हो जाए, और ये प्रोसेस लिटरली मौत से खेलने के बराबर था, क्योंकि किसी के दिमाग के अंदर छेड़छाड़ करना बहुत ही रिस्की होता है। युहाओ थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर डिसाइड करता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक और रिस्की मेथड यूज करेगा, क्योंकि अगर उसने ये ईविल की दिमाग से नहीं निकाली तो उसकी 12 घंटे की मेहनत पानी में मिल जाएगी। युहाओ तुरंत अपना सबसे खौफनाक स्पिरिचुअल अटैक, स्पिरिचुअल डिस्पोजेशन शियाओ ताओ के दिमाग पर मारता है। ये वही स्किल थी जो दुश्मन के सारे स्पिरिचुअल डिफेंसेस, बचाव को 1 सेकंड में जीरो कर देती है। जैसे ही शियाओ ताओ के डिफेंसेस गिरते हैं, युहाओ तुरंत अपना दूसरा अटैक, स्पिरिचुअल ब्लास्ट यूज करता है, लेकिन इस बार युहाओ इसे सिर्फ 50% पावर पर मारता है ताकि शियाओ ताओ का दिमाग ना फटे। इस ब्लास्ट से शियाओ ताओ का स्पिरिचुअल सी बुरी तरह से कांपने लगता है और इसी झटके का फायदा उठाकर युहाओ अपनी प्योरिफिकेशन पावर वाला एक स्पिरिचुअल धागा शियाओ ताओ के दिमाग के अंदर घुसा देता है। जब युहाओ शियाओ ताओ के स्पिरिचुअल सी के अंदर देखता है तो वो डार्क रेड कलर का हो चुका था। अगर युहाओ का दिमाग एक गोल्डन समंदर था, तो शियाओ ताओ का दिमाग किसी खौलते हुए ज्वालामुखी के लावा जैसा था। जैसे ही युहाओ का प्योरिफिकेशन धागा अंदर जाता है, वो उबलता हुआ लावा पागलों की तरह युहाओ की पावर पर अटैक करने लगता है, लेकिन युहाओ नोटिस करता है कि लावा का कुछ हिस्सा गोल्डन रेड में बदल चुका था। ये काम कर रहा है, युहाओ मन ही मन चिल्लाता है। युहाओ अब अपने आप को नहीं रोकता और अपनी फुल प्योरिफिकेशन पावर को अनलीश कर देता है। एक बहुत ही जेंटल और प्योर सफ़ेद रोशनी शियाओ ताओ के उस उबलते हुए दिमाग को कवर कर लेती है और उस ईविल क्यूई से एक भयंकर जंग लड़ने लगती है। युहाओ अपना दाया हाथ उठाता है, अपनी उंगली शियाओ ताओ की दोनों आईब्रोस माथे पर रखता है और पागलों की तरह अपनी पावर अंदर डालने लगता है। टाइम बीतता जाता है। शियाओ ताओ के चेहरे पर जो शैतानी और दरिंदों वाले एक्सप्रेशंस थे, वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। उसका चेहरा अब नॉर्मल होने लगा था। दूसरी तरफ युहाओ की हालत खराब हो रही थी। उसकी बॉडी से इतना पसीना और भाप निकल रही थी जैसे किसी ने उसे स्टीमर में बैठा दिया हो।
ये युहाओ की अल्टीमेट डोलुओ लेवल की स्पिरिचुअल पावर थी जो इतना सब झेल पा रही थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसका दिमाग कब का फट चुका होता। फाइनली बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद युहाओ की प्योरिफिकेशन पावर शियाओताओ के दिमाग से ईविल क्यूई के आखिरी कतरे को भी खत्म कर देती है। युहाओ एक बहुत ही गहरी सांस लेता है, अपनी उंगली शियाओताओ के माथे से हटाता है और वापस उसके हाथ पर रख देता है। युहाओ की अल्टीमेट आइस शियाओताओ के शरीर में दौड़ती है। उस बर्फीली ठंड से शियाओताओ के शरीर में एक सिहरन पैदा होती है और फाइनली शियाओताओ अपनी आंखें खोल देती है। गाइज, क्या ही मास्टरपीस एपिसोड था ये। युहाओ ने फाइनली अपनी सिस्टर शियाओताओ को उस नर्क जैसी जिंदगी से वापस खींच लिया है। लेकिन जब शियाओताओ पूरी तरह से होश में आएगी और उसे अपनी पुरानी यादें वापस आएंगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा? और क्या युहाओ वुटोंग को बचाने के लिए अब क्लियर स्काई सेक्ट की तरफ बढ़ेगा? ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में आइस गॉड युहाओ स्पैम कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।